नमस्कार। आज हम आपको हिंदी में सामान्यतः होने वाली अशुद्धियां, ये वो अशुद्धियां नहीं है जो आप शब्दों में करते हैं। ये वो अशुद्धियां हैं जिनको आप जानते कम है कि प्रयोग कहां पर कैसे करना है। सामान्यतः देखा गया है कि छोटी कक्षाओं से लेकर के स्नातक परास्नातक के विद्यार्थी भी हमारे छोटी छोटी बातों में गलतियां करते हैं, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ बन जाता है और शब्द का सही अर्थ नहीं निकल पाता है। क्योंकि शब्द वही है जिसका एक अपना अर्थ निकलता है, जिसको सार्थक शब्द कहते हैं। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ निकल नहीं रहा है। तो इस प्रकार से हम आज देखते हैं, इधर देखिए, संयुक्त। हम आपको संयुक्त व्यंजन, अनुस्वार, विसर्ग, चंद्रबिंदु आदि के बारे में जानकारी देंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। इससे पहले वाले खंड में हमने व्यंजनों के बारे में और स्वरों के बारे में बताया था। अब उसमें तीन जो व्यंजन है हमारे पास, वो संयुक्त व्यंजन है, उनकी चर्चा उसमें नहीं हो पाई। तो हम यहीं से आज अपनी इस जो शैक्षणिक कड़ी है इसका शुरुआत कर रहे हैं। तो पहले लेते हैं क्ष। क्या है? क्ष। लोग अक्ष अक्ष कहते हैं, अक्ष नहीं, अक्ष में तो और क्ष हो जाएगा, क्ष। आप ध्वनि को ध्यान से लगाइए। हमारा सबसे पहली कमी यही है कि हम ध्वनि को सुनते नहीं है ध्यानपूर्वक, और जो सुनता नहीं है वो उसको सोच भी नहीं सकता, और जो सोचेगा नहीं वो समझेगा क्या, और जो समझेगा नहीं वो लिखेगा क्या, बताएगा क्या। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। गलतियां हमसे भी हो सकती हैं वर्ण विश्लेषण में या वार्ता में, वाणी में, लेकिन फिर भी ध्यान लगाना है कि सही हो। तो क्ष, जैसे कि शब्द से ही लग रहा क्ष, ये क्ष अर्थात क्ष, ये हमने उसमें देखा था क तो आया था और क्ष भी आ रहा है साथ में। तो हम इसको जो बनाते हैं वो बनाते हैं क करके, ये बना हुआ है क धन श, इन दोनों को मिला करके बना हुआ है क्ष। क्ष अपने आप लग रहा है। क्षत्रिय, ये क्षण। अब क्या कहते हैं, बोलते क्या है लोग? क्षण। अक्षत्रिय नहीं, गलत। क्ष, तो क्ष का क्ष, क पर श की ध्वनि आनी चाहिए, कंठ से क निकलना चाहिए और ऊपर उसमें से श निकलना चाहिए, क्ष, क्षत्रिय। उसी प्रकार दूसरा जो वर्ण है हमारे पास वो है त्र। इसमें तो स्पष्ट हो जा रहा है, इसमें स्पष्ट हो जाता है त्रा, तो पर रो लगा हुआ, अर्थात हम और उस पर र लगाते हैं, त्रा। ये तारा, त्रा, त्रा। अब त्रा को मैंने यहाँ पर दो रूप में लिखा हुआ है, दोनों रूप मान्य है। ये भी ध्यान रखना हमें कि कौन सा अक्षर कौन से शब्द किस प्रकार से मान्य है। अगर आप इसमें छोटी छोटी बातों को मेरी जान पाए तो आप बहुत बड़ी गलतियों से बच जाएंगे। और आप एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मानक हिंदी का प्रयोग कर पाएंगे, आप मानक शब्दों को जान पाएंगे, मानक हिंदी का प्रयोग कर पाएंगे। एक हिंदी का अध्यापक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, और आप एक हिंदी के विद्यार्थी होने के नाते आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हिंदी को शुद्ध रूप में सीखें, शुद्ध रूप में लिखें और शुद्ध रूप में उसका वाचन करें। तो त्र, त्र में मैंने दोनों लिखे हैं, दोनों त्र मान्य है। वैसे जो मानकीकरण में मुख्यतः इस त्र को लिखना चाहिए, ये वाले त्र दिखाइए, इस त्र को लिखना चाहिए। आपने प्रयास ये कीजिए कि इस त्र का प्रयोग किया जाए, और ये वाला त्र तो पर रो लगा करके हमने बता रखा है, क्योंकि तो है आपने देखा होगा रो तीन प्रकार से लगाया जाता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो वो वाला रो मैंने यहाँ लगा रखा, जैसे हम कौपा लगाते हैं क्रो, प्रकाश प्रो। अब आता है ज्ञो। ज्ञो के लिए, ज्ञो में हम लोग थोड़ा सा गलती करते हैं, और आप जो मोबाइल वगैरह चलाते हैं उसमें भी कीवर्ड आपको मिलता नहीं है। बहुत बार मेरे से कहते हैं ज्ञो कहाँ होगा, ज्ञो नहीं मिल रहा है, क्ष कहाँ होगा। त्र में तो लगा लेता है व्यक्ति थोड़ा सा अपना विचार कि तो र होगा, लेकिन ज्ञो में बड़ी कठिनाई होती है। असल में ये ज्ञो नहीं है, ज्ञो, ज्ञो। ये जो पर यो की ध्वनि आनी चाहिए, यो की, जो पर किसकी ध्वनि आनी चाहिए? यो की। तो ज्यो यानी ज्ञो, ज्ञानी। तो इसको देखते हैं।
जो पर यो की ध्वनि आनी चाहिए। ये यो पूरा हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे के अक्षरों को अगर हम पूरा भी करें तब भी तो के साथ ये रो को पूरा कर देंगे, जैसे मैंने सौ में कर रखा है। तो ये भी ध्यान रखना है, एक एक अक्षर की बनावट, एक एक अक्षर का लेखन। आपने अक्षरों की बनावट हेडिंग से, जैसे मैंने इससे पहले वाले बताया है, तो आप मैं फटाफट भी लिख करके दिखा सकता था आपको, लेकिन कारण यही है कि मैंने इसको पूरा समय लगाया है आपको एक एक अक्षर की बनावट। और आप जो परीक्षाओं में डालते हैं हेडिंग उदाहरण वगैरह, ये विवरण चिन्ह कहते हैं, मैंने उसने बताया। बार बार डैश डैश कहते हैं, बिंदा कहते हैं, तो मैंने बताया विवरण चिन्ह। इसी प्रकार से आपको चिन्हों का प्रयोग हम आगे कराएंगे, तो आप इसको देखते रहेंगे, आगे हम इसमें बढ़ते रहेंगे। तो धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे वीडियोज बना करके आपको प्रेषित करेंगे और आप सीखेंगे, क्योंकि बार बार ये चीजें कक्षाओं में भी संभव नहीं हो पाती है। 9-10 की कक्षाओं में तो बिल्कुल संभव नहीं है। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि कक्षा 8 और 9 में बताया जाए। एक हफ्ता करीब इस पर लगाता हूं मैं, तो मेरा ये प्रयास है कि वो मेरा हफ्ता बच जाएगा यदि सारे विद्यार्थी इसको करेंगे तो। और ये नहीं सोचना कि कक्षा 1 की बात है, ये 1 से लेकर के मैंने बताया स्नातक प्रास्नातक के बच्चे भी हमारे विद्यार्थी बहुत गलतियां करते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं श्रा, ये है, इसमें स्पष्ट हो जा रहा है श्रा। तो सौ पर क्या लगा हुआ है, रॉ लगा हुआ है, सौ पर रॉ, इसका भी स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, लेकिन बातें सीखने की होती है। श्रा। अब आप कहेंगे कि यहां हमने हलंत नहीं लगाया, हल नहीं लगाया इनमें हलंत, कारण क्या है? यहां हमने क को आधा क्ष, ये स बोल रहा हूं पूरा बाद में, और पहले क्या बोला क्ष, आधा क बोल रहा हूं। ऐसे त्रा, ये र पूरा बोल रहा हूं, तो को आधा बोल रहा हूं, ऐसी जो सौ। आपको समझ में आ रहा होगा, आशा है आपको ये समझ में आएगा। अब जो हमारा संयुक्त व्यंजन के बाद, ये संयुक्त व्यंजन का पार्ट है इतना, ये पार्ट इतना संयुक्त व्यंजन का है, दिखा दीजिए इनको जरा, देख रहे होंगे बच्चे हमारे। आज मैंने अंक भी अंतर्राष्ट्रीय की बजाय हिंदी के लिखे हैं, अर्थात जो देवनागरी हिंदी के जो अंक हैं वो लिखे हैं, संस्कृत में जो प्रयोग किया, कारण कि आप इनको भी सीखते रहेंगे। परसों को यदि आपका स्मरण नहीं होगा तो आप सीखते रहेंगे, इसलिए हमने आज दिनांक तो ऐसे लिख दिया, संस्कृत का नहीं लिखा, लेकिन ये लिख दिए हैं। अंकों का प्रयोग मैं इसीलिए कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अपने हिंदी के सारे कार्यक्रमों में, 9-10 के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय जो अंक हैं हमारे हिंदी के, वो प्रयोग किए हैं। अब देखिए संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और स। अब इसके बाद अनुस्वार, बहुत बड़ी हमारे विद्यार्थियों में एक और वो रहती है, अनुस्वार और विसर्ग, इन दोनों में बड़ी कठिनाई रहती है। लेकिन इसमें हम पहले लेते हैं अनुस्वार को। एक अनुस्वार होता है और नासिक होता है, दोनों में अंतर क्या है? केवल स्वरांत, स्वर का अंतर है, और व्यंजनांत, व्यंजन का अंतर है। अर्थात जब हम व्यंजन को लेकर के बोलते हैं तब उसका स्वरूप क्या होता है, और जब स्वर को लेकर के बोलते हैं तब उसका स्वरूप क्या होता है। तो अनुस्वार में हम इसको शिरोबिंदु भी कहते हैं। अब शिरोबिंदु क्या चीज है, बात यह आ जाती। तो हमारा जो वर्ण है, एक अक्षर, पूर्ण वाक्य में जो कोई अक्षर होता है, जैसे आपका संयुक्त लिखा है मैंने, व्यंजन लिखा है, अनुस्वार लिखा है, शिरोबिंदु लिखा है, ये जो है पूरा एक शब्द है। इस शब्द में जो 3 भागों में बटा हुआ है, उसके एक भाग को शिरो रेखा कहते हैं। तो शिरो रेखा के ऊपर जो बिंदु पड़ता है उसको शिरोबिंदु कहते हैं। मैंने यहाँ पर ये 4 बिंदु बना रखे हैं, आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4 दिख रहे हैं, ये 4 बना रखे हैं हमने, दिख रहे हैं। ये जो ऊपर की जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये वाली, इसको हम कहते हैं शिरो रेखा। क्या कहते हैं इसको हम? शिरो रेखा। ये शिरो रेखा दिख रही है, दिखा दीजिए। ये ऊपर वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो शिरो रेखा हो जाएगी। अब हम इसको पहले एक अक्षर लिख लेते, तब आप जल्दी समझ पाएंगे। चलिए देखिए, अब हम आपको जो है बताते हैं शिरोरेखा के, जो शिरोबिंदु के कारण हमारा ये शिरोबिंदु यहाँ लिखा है। ये शिरोबिंदु का मतलब बिंदु जो लगा है यहाँ, ये बताने का चाह रहा हूं मैं। तो शिरोबिंदु कहने का तात्पर्य यह है कि हमको पहले ये तो पता चले कि क्या क्या वर्ण के लिए कितने खंड हैं। एक वर्ण को लिखने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखा गुड़िया, लेखू, लेखू एक धारावाहिक आता था पहले से दूरदर्शन में, लेखू मेहू, ये गुड़िया, लेखू, मेहू। अब आप देख रहे हैं इसके
3 हिस्से हो गए अक्षर के। ये ग, ये अल बीच की रेखा जिसमें आपके ये पूरे अक्षर आए हुए हैं शब्दों के। फिर ये ऊपर की रेखा, ऊपर की मात्रा, छोटी की मात्रा जैसे गुड़िया, यहाँ गु में छोटी ऊ की मात्रा गु डी, या ये मात्रा और ये मात्रा। तो जो ऊपर की मात्रा, यहाँ लेखों में ए की मात्रा, यहाँ ऊ में बड़ी ऊ की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा, यहाँ छोटी ऊ की मात्रा। अब इन मात्राओं को अर्थात इनकी जो स्वर मात्रा मतलब स्वर को बोलने का समय, मात्रा का सीधे से अर्थ ये समझे आप। तो छोटी ऊ की बोलने की मात्रा का समय जो था वो नीचे को जो बना रखा है ये अधोरेखा, इसको कहेंगे हम अधोरेखा। फिर होती है बीच में जो शब्द हैं इसको कहते हैं मध्य रेखा। अब आप समझ गए होंगे कि जहां ऊपर के ये आए हुए हैं ये मात्राएं, ये हुई शिरोरेखा। तो मैं जब भी बात करूंगा अब इसके बाद आप ध्यान रखेंगे, मैं कहूंगा शिरोरेखा, तो अब आप विचार लगाएंगे, आप समझेंगे कि ऊपर की मात्राओं के बारे में या ऊपर चंद्र बिंदु लगाने के बारे में या बिंदु लगाने की बात बोल रहा हूँ। और जब मैं मध्य रेखा की बात करूंगा तो उसमें वर्ण लिखा जाएगा आपका। और जब अधोरेखा की बात करूंगा, अधो माने नीचे, नीचे की रेखा, तो नीचे की रेखा में मात्राएं आप लगाएंगे या सीखेंगे। तो अब देखिए अनुस्वार की शिरोबिंदु की बात करते हैं हम। अंग कहते जिसका, अंग, अंग, कंग। तो ये जो है हमने यहाँ पर एक गोला ऐसे बना के, यहाँ पर एक वर्ण है माना, संयुक्त में देखो संयुक्त लिखते हैं संस्कृत, ये संग, ये शिरोरेखा के ऊपर लगा रखा है संस्कृत, ये संस्कृत। तो ये री की जो मात्रा लगाई है नीचे से ये अधोरेखा में है। फिर कॉमा जो है मध्य रेखा की वहां पर ही है। संयोग ये शिरोरेखा में है, ये शिरोरेखा में योग, फिर ग ये पूरा मध्य रेखा में संयोग। तो ये जो है ये अनुस्वार कहलाता है, जो ऊपर से हम लगाते हैं, जिसको आप बार बार से अंकी बिंदी, अंकी बिंदी, बिंदी बिंदी कहते हैं, ये अनुस्वार। ऐसी हम आगे चर्चा करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में क्या संबंध है और दोनों को पृथक पृथक क्यों लिखा जाता है, क्या लिखना आवश्यक है नहीं है, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। इसके सारे उसकी चर्चा हम बाद में करते रहेंगे। अब चलते हैं विसर्ग। विसर्ग ये मैंने वर्ण बनाया है, माना एक कोई वर्ण होता है यहाँ पर, तो ये जो लगाते हैं हम, जिसको अह कहते हो, अतः, पुनः, ये यहाँ पर इसके व्यवहारिक उदाहरण है। चंद्रबिंदु स्पष्ट है, चंद्रबिंदु लगता है ऐसे, ये जैसे आंख, स्वांग। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, जब हम आंख के ऊपर ऐसे चंद्रबिंदु लगाए तो आंख, स्वांग, हो सकता है आप आंचल भी लिखते हो सकता है आप स्वांग ऐसे भी लिखते हो। अब इसी प्रकार से इसी में एक चीज और दिखाना चाहता हूं मैं। अब यहां पर एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं थोड़ा सा कि चंद्रबिंदु का क्या महत्व है। चंद्रबिंदु अगर सब जगह लग गया तो अर्थ का रूप बदल जाएगा, अर्थ का दूसरा अर्थ हो जाएगा। अनर्थ तो हम नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। अब अनर्थ वो है जिसका कोई अर्थ बनता ही नहीं है, लेकिन अनर्थ वैसे हो जाएगा आपके साहित्य की दृष्टि से, अगर आप लिखना चाह रहे तो तब अनर्थ जरूर हो जाएगा। जैसे अब आंख का छोड़ दीजिए, अब हंस को देखिए, यहाँ पर ह के ऊपर से लगाया हंस, चंद्रबिंदु लगाया हमने, और जबकि चंद्रबिंदु लगा देने से हंस, हंसना हो गया, हंस, खुश होना, हंसना। और वहीं पर अगर हम खाली बिंदा लगाते हैं तो हंस हो गया। उसी प्रकार स्वांग, यहाँ स्वांग और इस स्वांग में अंतर देखिए। अब ये स्वांग है, मैं बोल भी रहा हूं, आप मेरी वाणी पर ध्यान दीजिए। स्वांग, ये क्या बोल रहा हूं मैं, स्वांग, 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 अपने अंग, अपने शरीर, स्वांग। और यहाँ स्वांग, स्वांग में नाटक करता है जो स्वांग करते हैं, कहते हैं स्वांग और स्वांग, स्वांग। ये तो आपने ध्वनि का भी ध्यान रखना है, इसलिए मेरे को ये बताना आपका आवश्यक समझा यहाँ पर। ऐसी मैं आपको और बातें बताते रहूंगा, आप सीखते रहिए। उसके बाद अर्ध चंद्रबिंदु का प्रयोग, इसका वैसे जो अंग्रेजी में ओ का ध्वनि देता है उसी को हम यहाँ आ कह देते हैं, आ। जैसे डॉक्टर कहते तो डॉक्टर, कांस्टेबल का कांस्टेबल, ये डॉक्टर, कांस्टेबल। अन्य भी आपके पास ऐसे बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। खासकर इसका प्रयोग अर्धचंद्र बिंदु का, जो अर्धचंद्र है, बिंदु नहीं अर्धचंद्र, इसका प्रयोग हम अंग्रेजी के जो ओ वाले शब्द हैं, जो ओ से शुरू होते हैं, उनमें आ लगाने के लिए हम आ का प्रयोग करते हैं। और अब हम छठे में चलते हैं, इसके हल चिन्ह। अब आप देखिए हल, ये
हल चिन्ह, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर हल चिन्ह लिखने का मेरा अर्थ कि हल लौ पर भी मैंने लगा रखा है, तो यही है हल चिन्ह, यही हल चिन्ह है जो मैंने लौ पर लगा रखा। देखिए ये यहाँ पर एक शब्द है, माना एक वर्ण है, एक ये इस पर ही लगा रखा है। ये चिन्ह जैसे ह नौ, ये ह पर लगा दिया नौ, हन। पहले मैंने कल आपको वाली वीडियो बताया था, ह के नीचे लगाते थे, उसका प्रयोग कम करके अब हम इसका प्रयोग करेंगे। ऐसे विद्वान धो पर वन लगा करके दो को हल लगाएंगे। तो अब एक आपने शब्द सुना होगा हल और हलंत, दो शब्द आपने जरूर सुने होंगे। अधिकांश मैंने देखा है, प्राय ये देखने में आता है कि वो जो है हलंत लगा दो, हलंत लगा दो, हलंत लगा दो कहते हैं हर कोई, हलंत नहीं। हलंत का अर्थ शब्द से ही अपने आप लग रहा है। आप मेरे शब्दों को ध्यान रखिए कि हल अंत, अंत में जब हल लगेगा तब हलंत, अगर तब बीच में लग रहा है तो खाली हल। जैसे आप बच्चों को बताते हैं हम कि विद्वान, बच्चों वी दो पर हल लगाओ, फिर वाह नो विद्वान। ये चिन्ह, बच्चों प्रिय छात्रों ची लिखो, फिर ह पर हल लगाओ, फिर नो चिन्ह। लेकिन अब मैंने यहां पर ये दिए हैं जगत, श्रीमान, परिषद, ये वो शब्द हैं जो अधिकांश अभी प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये इसको कहेंगे हलंत। ये अंत में हल लग रहा है। अब अधिकांश शब्द ये प्रायः समाप्त हो चुके हैं, इसमें परिषद में थोड़ा बहुत लगता है। परिषद में तो ये देखिए इनको कहते हैं व्यंजनांत। जब पीछे से ऐसे लगेगा तो ये क्या हो जाएगा व्यंजनांत, और बीच में आएगा तो स्वरांत है। स्वर, क्योंकि यहाँ स्वर के साथ लग जा रहा है चिन्ह में या विद्वान में, यहाँ स्वर का हम बिल्कुल वो कर दे रहे हैं, लोप कर दे रहे हैं, व्यंजन को ही ले रहे हैं, शुद्ध व्यंजन। इसका एक बात और ध्यान रखने की बात है, अधिकांश ये भी हमने देखा, लोग बताते हैं ये क अधूरा है, अधूरा, अधूरा नहीं। बहुत को हमने देखा है ऐसा हल लगा दिया पीछे से या अक्षर पर, तो कहते हैं क अधूरा है। नहीं, अधूरा नहीं कहेंगे। वर्ण ये बहुत बड़ी देवनागरी है, देववाणी है, ये इसमें अधूरा कुछ नहीं है, पूरी वैज्ञानिक भाषा है, ये ध्यान रखें आप। क ये पूर्ण व्यंजन है, अधूरा कहाँ हुआ बताइए, पूर्ण व्यंजन। यदि आप व्यंजन किसी को बताते हैं तो आप यही बताएंगे। और यदि आप बच्चों को पढ़ाते समय व्यंजन बताते हैं क ख ग घ, तब आप जो है ये वाला क लिखेंगे, मतलब ये वाला क, फिर आप ये क ख ग ऐसे लिखेंगे सीधे। ये आपको बता दूंगा अभी, आप ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखनी है जब हम किसी को बताएंगे क ख ग घ अंगो, इस प्रकार से चौ छ जौ छ जो बताएंगे स्वर व्यंजन यदि हम बताते हैं अपने व्याकरण में या अपने बच्चों को पढ़ाते समय, वो तो वहां तो यही प्रयोग होगा, वहां ये नहीं, वहां विद्वान नहीं बन जाएंगे हम कि इसको हल लगाना है, नहीं। ये व्यंजन और स्वरों को जब हमने स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना हो तब ये ध्यान में आपके आना चाहिए। मैंने बहुत सारे मित्रों को देखा है, वो इस पर भी फिर बहस कर बैठते हैं, लेकिन बहस का विषय नहीं है, क्योंकि क अधूरा नहीं है, ये क पूर्ण है ऐसा कह देते हैं। ये क पूर्ण है, ये भी तो क पूर्ण है। ये क व्यंजन के साथ स्वर है इसमें मिला हुआ, इसमें केवल शुद्ध व्यंजन है। ये ध्यान में आ जाएगा आपके, इतना सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। हल चिन्ह का भी हमने प्रयोग करा दिया आपको। अब जो सातवां है हमारे पास वह है गृहीत व्यंजन। गृहीत माने ग्रहण किए गए व्यंजन, जो हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जा रहे थे बार बार, तो उनको जो है वो अन्य भाषाओं से गृहीत हैं, लिए गए हैं। जैसे क ख ग, यहाँ देखिए क ख ग, ये अरबी का शब्द अक्षर है, अरबी का वर्ण लिया गया है। ज फ ये फारसी का है। अब आप कहेंगे ये तो हमारे यहाँ भी है, आप पढ़ा रहे हो, नहीं। इसमें आप विशेष यहाँ पर देखिए छोटे छोटे ये बिंदे लगे हुए हैं, ये जिसको बिंदा बिंदा कह देते हैं लोग, ये है नुक्ता। जब उर्दू के या फारसी के शब्दों का आपको कहीं पर प्रयोग करना है शुद्ध रूप से, तब आप ये बिंदा जिसको कहते हो ये नुक्ता लगा देंगे, तब इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये शब्द फारसी का है, ये शब्द उर्दू का है अर्थात या अरबी का है। ये जो विशेष लगते हैं, ये लगते हैं भाषा को स्पष्ट करने के लिए कि दूसरी भाषा का है। जैसे हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करते हैं, इतना समझ में आ जाना चाहिए। बहुत सरल है, आप सीखते रहिए, बनाते रहिए। अब क्योंकि इसमें पूरा इसका व्याख्या भी नहीं कर सकते हम, छोटी छोटी वीडियो बनेंगी, ये बहुत बड़ी हो गई होगी, तो आप सीखते रहिए। इसके बाद हम इस पर फिर बात करेंगे, इन्हीं के आगे के व्यंजनों पर, इन्हीं का आगे को प्रयोग हम चर्चा करते हैं, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, समाज के लिए और हिंदी भाषी प्रेमियों के लिए, हिंदी प्रेमियों के लिए और हिंदी के हमारे
सम्मानित अध्यापकों के लिए, विद्वानों के लिए ये छोटी छोटी बातें आपस में साझा करना आवश्यक है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आता है, मैं भी कहीं से पढ़ रहा हूँ। आज तो सब चीज स्पष्ट है, खुली किताब है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों का प्रयोग हमें करना है, जिसकी वजह से हमारा जो है हिंदी में अशुद्धियां कम से कम हो। तो आप देखते रहिए, सीखते रहिए। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।